हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ और आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो पूरे सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ इस पिक्चर में जहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये पिक्चर आप देख रहे हैं। ये ये पूरा सेल है जिसमें आपके जगह जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड हियर इट इज आल्सो अ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो इस पूरे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया आपको जगह जगह बिखरे हुए मिलते हैं और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें आप देख रहे हैं। हियर दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका साइटोप्लाज्म है जो कि पूरा बिखरा हुआ है। इसी में आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। गोल्गी बॉडी जहाँ मैं पॉइंट कर रही हूँ, गोल्गी बॉडी है। डिफरेंट ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। तो ये पूरा सेल है जिसमें बहुत सारे या डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी माइटोकॉन्ड्रिया जगह जगह बिखरे पड़े होते हैं। ठीक है। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक। एंड हियर इज द यस दिस इज होल पिक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत सारे एग्जाम यानी कि आई थिंक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है कि सेल के पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि जो सेल होता है उसमें जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें से किस ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट किया गया है और आगे भी पुट किया जाता रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया जो है पिक करना रहेगा क्वेश्चन का आंसर। तो पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एज अ नेम इंडिकेट, माइटोकॉन्ड्रिया ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अलग अलग शब्दों माइटोस एंड कॉन्ड्रिया, जिसमें ये माइटोकॉन्ड्रियान एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो पार्ट्स हैं, माइटो एंड कॉन्ड्रस, जिसमें माइटो का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रस का मतलब होता है ग्रेन्यूल। एज ए नेम इंडिकेट, जैसा मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल होता है, दैट्स वाई इसको हम क्या कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। सी बेंडा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड इस ऑर्गेनेल को दिया था। कौन से साइंटिस्ट? सी बेंडा ने। तो फर्स्ट स्लाइड आपको क्या बता रही है? आपको ये बता रही है कि सेल में प्रेजेंट जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये क्यों कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब समझा दिया है। माइटो मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रस मतलब ग्रेन्यूल। एक ऐसा ग्रेन्यूल जिसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? थ्रेड लाइक होता है। और ये नाम, इस सेल ऑर्गेनेल को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। किसने? एक साइंटिस्ट है सी बेंडा जिन्होंने ये दिया था। कौन से साइंटिस्ट? बेंडा। बेंडा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को यानी कि सेल ऑर्गेनेल को माइटोकॉन्ड्रिया, इस सेल ऑर्गेनेल को माइटोकॉन्ड्रिया नाम से बताया था कि इसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट स्लाइड आपको बताती है, यस दिस इज कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में होता क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो प्रिंसिपली किससे कंसर्न्ड होता है? ये कंसर्न्ड होता है किससे? ये कंसर्न होता है, एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, the cell organelle principally concerned with the generation of energy to support various forms of chemical mechanical work carried out by the cell। यानी कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो किससे कंसर्न होता है? एनर्जी के जनरेशन से। यानी कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को बनाता है
हम जितने भी जो सेल होता है जितने भी अपना वर्क करता है, एक्टिविटी करता है, उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया नामक सेल ऑर्गेनेल से। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिमाग में जब भी आता है आपके कि माइटोकॉन्ड्रिया कोई सेल ऑर्गेनेल है, तो इसमें क्या आना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे लिए क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। माइटो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जैसे ही दिमाग में आया, एज अ स्टूडेंट आपको ये समझ आना चाहिए कि ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी को बनाया जाता है, एनर्जी को ये बनाने वाला होता है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जान सकते हैं? हम जान सकते हैं कि ये क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लर्न। आप इसको सीख रहे हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये है एक पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी पावर हाउस ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? ये आपको समझा दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को बनाता है। ठीक। यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, इंट्रोडक्शन में आपका एन गायब हो गया है, सॉरी फॉर दैट। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर। ओके। यस। This slide told us about the different scientists of the माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया से जितने भी साइंटिस्ट रिलेटेड हैं, उन्होंने अपना वर्क जो माइटोकॉन्ड्रिया में दिया था उसके बारे में है। तो रुडोल्फ कॉलेकर ये ऐसे साइंटिस्ट हैं। Here you can see Rudolf Koliker was the first scientist to report mitochondria in stated muscle of the insect। जो कॉकरोच का थाई मसल होता है, उसमें जो स्ट्रेटेड मसल है उसमें इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। एल्टमैन एंड फ्लेमिंग ने हमको ये बताया था कि क्या कि इसकी खोज की थी, यानी कि इसकी डिस्कवरी का जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, वो किसको जाता है? अल्टमान एंड फ्लेमिंग को। रिचर्ड रिचर्ड एक वो साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया था, सिस्टमेटिकली इसको पढ़ा था, इसको जाना था, इसको समझा था, इसको ऑब्जर्व किया था, देखा था। ठीक है। रिचर्ड क्या थे? रिचर्ड ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी करी थी। एफ म्यूज ने क्या बताया? इन्होंने ये बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट सेल में भी पाया जाता है। तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट सेल में देखा वो किस में देखा? निम्फिया में। ठीक। रोडोल्फ कॉलिकर ने इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कहाँ पे? एनिमल में। जो किस में था? इंसेक्ट में, यानी कि कॉकरोच के थाई मसल में। वो भी कैसी मसल? स्ट्रेटेड मसल। ये भी पॉइंट बहुत ही जरूरी है, स्ट्रेटेड मसल में इन्होंने देखा था। एफ म्यूज ने कहाँ देखा था? इन्होंने देखा था प्लांट सेल में। और किस प्लांट में? निम्फिया के सेल में इन्होंने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया को। माइकेलिस माइकेलिस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करके, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानकर। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने ये बताया था कि जो जेनस ग्रीन बी होता है एक ऐसा डाई है जिससे हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने वाली डाई क्या होती है, तो आपको बताना है उसमें आंसर जेनस ग्रीन बी। कौन सा? जेनस ग्रीन बी। ठीक है। He also demonstrated for the first time the role of mitochondria in respiration। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, किसके द्वारा? एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा। ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो है कि एटीपी को फॉर्म किया जाता है। ओके। तो जो मेन फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस करना। किसके थ्रू? रिस्पायरेशन के थ्रू। नास एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। यानी कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा जो डीएनए पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसी वजह से इसको सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें खुद का डीएनए पाया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है? तो वो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा और कौन सा स्ट्रक्चर होता है सेल में जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो उसमें आपका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। जी हाँ, क्लोरोप्लास्ट भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें उसका खुद का डीएनए पाया जाता है।
क्योंकि एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जा रही है, प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है। तो प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जा रहा है, दोनों में ही इसका खुद का डीएनए होता है। और मैंने अभी बताया कि एक ऐसा और सेल ऑर्गेनेल है जिसमें खुद का डीएनए पाया जा रहा है, तो वो है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, प्लांट्स का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसमें आपका डीएनए पाया जा रहा है। पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ही अच्छे से आप रिमाइंड रखेंगे अपने ब्रेन में, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल ऑर्गेनेल, वो कौन से सेल ऑर्गेनेल है जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है, तो वो क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर, क्योंकि ये अपनी खुद की कॉपी बना सकता है, खुद रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब मॉरन एंड चॉस के बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने हमें बताया था किसकी डिस्कवरी की, तो ऑक्सीसोम यानी कि F0 एंड F1 पार्टिकल, इसके बारे में इन्होंने हमें बताया था। आई होप इन सब साइंटिस्ट के बारे में मैंने डिटेल आपको बता दिया कि इन्होंने क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में इनका क्या योगदान रहा था। और ये सारे साइंटिस्ट आपको याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि इनका योगदान बहुत ही अच्छा है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। नेक्स्ट जो है आपकी स्लाइड वो है this, yeah, this slide is very important because all the facts related to the mitochondria present in this slide। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम में एक एक पॉइंट इसका जो है वो क्वेश्चन है। ठीक, वो क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड। पहले बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस टाइप के सेल में पाया जाता है। तो ये एक यूकैरियोटिक, ये जो यूकैरियोटिक सेल होती है, फिर चाहे वो हम प्लांट सेल की बात करते हैं चाहे एनिमल सेल की बात करते हैं, ये दोनों ही सेल में पाए जाते हैं। दैट्स वाई हम क्या कलेक्टिवली कह सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। हमारी जो बेसिक स्टडी होती है उसमें हम जानते हैं कि जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाए जाते। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया देखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है आपका कि जब हम ये जानते हैं कि ये किस में पाया जाता है, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि ये किस में नहीं पाया जाता है। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इसमें ये नहीं पाए जाते हैं। एंड ऑल्सो नॉट फाउंड इन द मेच्योर आरबीसी। ठीक, इसमें मेच्योर आरबीसी में भी ये नहीं पाया जाता है। इसका क्या मतलब है, मेच्योर आरबीसी का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये इमेच्योर आरबीसी में पाया जाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेल है वो मेच्योर आरबीसी में ना पाया जा करके ये इमेच्योर आरबीसी में पाया जाता है। यानी कि जब न्यू न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म हुआ होता है, तो सॉरी, आरबीसी फॉर्म हुआ होता है, जब इमेच्योर होता है तब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, बट जब ये मेच्योर हो जाता है तो उसमें से माइटोकॉन्ड्रिया गायब हो जाता है, डिजनरेट हो जाता है। तो ये किसमें नहीं पाया जा रहा है, ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इमेच्योर आरबीसी में नहीं पाया जा रहा है। बाकी ये यूकैरियोटिक के प्लांट सेल और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। थर्ड है आपका, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट सेल। यानी कि पहला जो सेल ऑर्गेनेल मैंने यहाँ इंडिकेट किया है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट सेल होता है, कि प्लांट सेल में जो सबसे बड़ा आपका सेल ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। हियर आई कैन टेल यू, मैं बता सकती हूँ कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, यस यू कैन सी इन दिस, या फर्स्ट लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल ऑफ द प्लांट सेल इज अ क्लोरोप्लास्ट। जो आपको ये पता है कि सेकेंड वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, तो फर्स्ट भी पता होना चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, बट जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो है सेल ऑर्गेनेल क्या होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया ही। प्लांट के केस में सबसे बड़ा क्या होता है सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट होता है, बट जब हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पॉइंट है, स्मॉलेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन द फंजाई। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पुटअप हुए हैं और आगे भी पुटअप होंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे स्मॉलेस्ट
सेप सेप होता है, सबसे छोटा माइटोकॉन्ड्रिया किस सेल में पाया जाता है? तो ये फंजाई में पाया जाता है, स्पेशली किसमें? ईस्ट में पाया जाता है। लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो फाउंड इन द एम्फीबियंस। ठीक, सबसे बड़ा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस में पाया जाता है? oocyte ऑफ द एम्फीबियंस, यानी कि एम्फीबिया में पाया जाता है। एम्फीबिया को आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या होता है। एम्फी यानी कि दोनों ही हैबिटेट में इसका दोनों ही हैबिटेट में ये पाए जाते हैं, जल और थल दोनों में, इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में ही ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। यानी कि फर्स्ट लैंड एनिमल्स क्या थे? वो थे एम्फीबियंस। ठीक है, जिसमें स्पेशली आपको बताया गया कि राना पाइपेंस में जो oocyte होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? सेल की एक्टिविटी पर। अगर सेल ज़्यादा परफॉर्म करती है तो ज़्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, अगर कम परफॉर्म करती है तो कम नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बताने का मेरा टारगेट है, वो ये है कि जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है सेल की, उसी पे डिपेंड करता है कि उसमें किस नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। तो किस पे डिपेंड करता है? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी हार्ट मसल होती है, उसमें वो कंटिन्यूअसली बीट करती रहती है, तो उसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा नंबर में पाए जाएंगे। हमारी आइज़ की जो हमारी आइज़ में जो पलकें होती हैं वो कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो सेल जितना ज़्यादा परफॉर्म करेगी उस सेल में उतना ही ज़्यादा नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को बनाता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अकर्स इन द फ्लाइट मसल ऑफ द सम इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं उनके फ्लाइट मसल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा पाया जाता है, वेयर दे आर नोन एज द सार्डोसोम। क्या कहते हैं इसको? सार्डोसोम कहते हैं। किसमें? इंसेक्ट के केस में। इंसेक्ट की जो फ्लाइट मसल्स होती हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। और कुछ माइक्रोस्टेरियस, क्लोरेला एंड ट्रिपेनोसोमा कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें आपका माइक्रोस्टेरियस, क्लोरेला एक एल्गी होता है, दोनों ही एल्गी हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक नंबर में पाया जाता है। ट्रिपेनोसोमा आपका एक प्रोटोजोअन्स है जिसमें, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनल है। ये तीनों ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया केवल एक नंबर में, यानी कि पूरी लाइफ इनके केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया वो इस स्लाइड में मैंने आपको बता दिया। एक एक पॉइंट इसमें आपका क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, सीखने हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है, यस, शेप एंड साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है, उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया आर अबाउट द साइज ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि इसकी साइज लगभग किसके बराबर होती है? बैक्टीरिया के बराबर होती है। तो mitochondria is generally sauces and cylindrical in shape, having a diameter of 0.2 to 1.0 micron meter. Average इसका होता है 0.5 micron meter and the length is 1.0 to 4.0 micron meter. यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप साइज होता है वो किसके बराबर होता है? लगभग बैक्टीरिया के बराबर होता है। और इसका जो शेप होता है वो सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप होता है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि माइटो शब्द लिया कहाँ से गया है? ग्रीक से लिया गया है। मैंने आपको ये बताया था माइटो मतलब होता है क्या? धागा, थ्रेड। और यहाँ पे मैंने आपको बताया सॉसेज और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल का मतलब आप समझ सकते हैं, यस, यस, सिलेंड्रिकल का मतलब आप समझ सकते हैं, या हियर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये
here you can see also, yeah, this is cylindrical structure of the mitochondria. इट्स अ थ्रेड लाइक। जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये समथिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, थ्रेड लाइक। बट जब हम इसको माउंट करके देखते हैं तो इसके अंदर का जब डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल स्टडी हम इसके बारे में करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो कैसा हो सकता है, थ्रेड लाइक, सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, या यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया के लगभग बराबर होता है, और इसका जो शेप होता है सिलेंड्रिकल होता है, सॉसेज शेप होता है, और मैंने इसके डायमीटर के बारे में भी बता दिया, इसके लेंथ के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे, यस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर, टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। पहला आपका होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर मेम्ब्रेन। और जब हम इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या पाई जाती है, मैट्रिक्स पाया जाता है। और दो सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो आपका स्पेस पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी करते हैं तो हमको क्या पता चलता है, यस, this is outer membrane, inner membrane, matrix and intermitochondrial space. Here you can see the two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function, site of aerobic respiration. Because जो mitochondria होता है वो site of aerobic respiration है, तो उसमें different enzyme पाए जाते हैं जो aerobic respiration में take part करते हैं। तो ये जो membranes होते हैं उसमें भी आपके enzymes पाए जाते हैं जिनका अपना एक specific function होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द आउटर, इनर एंड मैट्रिक्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। हियर यू कैन सी दो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है कि वो कैसा होता है, पोरस होता है, स्मूथ होता है, रिच इन लिपिड्स, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यस, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आप देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, कुछ पॉइंट्स की सिमिलरिटी है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, पोरस, यानी कि छिद्र इसमें पाए जाते हैं, स्मूथ होता है, रिच इन लिपिड्स होते हैं, इसमें लिपिड्स भी पाए जाते हैं। और सेकेंड आपका क्या है पॉइंट, फ्री परमेबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिकॉज इट कंटेन्स पोरिन प्रोटीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें पोरिन प्रोटीन पाया जाता है, किसमें, आउटर मेम्ब्रेन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन होती है उसमें से किस मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन पाया जाता है, तो पोरिन प्रोटीन किस में पाया जाता है, आउटर मेम्ब्रेन में। और ये किस में टेक पार्ट करता है, ये आपका बनाता है एक चैनल जिसके थ्रू स्मॉल जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रीली डिफ्यूज होते हैं, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में इनका डिफ्यूजन होता है। तो प्रोटीन जो पोरिन प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक, फॉस्फेटाइडल आइनोसिटाल ये एक ऐसी पोरिन प्रोटीन है, कैसी है, जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, अब इनर मेम्ब्रेन की बात, आउटर मेम्ब्रेन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। अब जो आपका इनर मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यस, या
इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, पोरस होती है, और उसमें पोरिन प्रोटीन पाए जाते हैं जो एक चैनल बनाते हैं जिससे के थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया आते जाते रहते हैं। तो जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें फोल्डिंग्स होती है। कैसी फोल्डिंग्स होती है? ये ठीक ऐसी फोल्डिंग्स होती है। इसी फोल्डिंग्स को, ये जो फोल्डिंग्स है इसको हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। मैं बनाती हूँ डायग्राम माइटोकॉन्ड्रिया का। मैंने आपको बताया कि ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है, कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका पहला आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ, पोरस, और किसमें और क्या पाया जा रहा है? पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होता है, मैंने आपको बताया कि इनर मेम्ब्रेन में ये इनफोल्डिंग्स पाई जा रही हैं, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये आप देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें बने रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। डोंट कंफ्यूज टू गोल्गी बॉडीज, जिसमें गोल्गी बॉडीज में आपका एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको आप कहते हैं सिस्टर्नी। तो आप सिस्टर्नी से कंफ्यूज नहीं होगे। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इस पे आपके डिफरेंट एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसमें टेक पार्ट करते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन में, यानी कि एटीपी को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कैसा होता है? इन फोल्डिंग्स लिए होता है। और जो इनफोल्डिंग्स होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी का जो काम होता है वो क्या होता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फोल्डिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। एंड क्रिस्टी ऑल्सो कंटेन्स द एफ नॉट एंड एफ वन पार्टिकल, ठीक है। इसी पार्टिकल पे आपका एटीपी का जनरेशन होता है, एटीपी का प्रोडक्शन होता है, कह सकते हैं कि जो एनर्जी बनती है वो किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है। और एटीपी कहाँ बनता है? क्रिस्टी में पाए जाने वाले एफ नॉट एंड एफ वन पार्टिकल पे। तो this is act as the functional barrier to the passage of the small molecules between the cytosol and matrix, which is filled in mitochondrial cavity and maintain the proton gradient that drives oxidative phosphorylation. So the inner mitochondrial membrane is a selectively permeable. ये सभी, यानी सब कुछ के लिए परमेबल नहीं है, सेलेक्टिवली परमेबल की ये कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए परमेबल है, कुछ चीजों के लिए परमेबल है, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है? जो उसकी मैट्रिक्स होती है और जो उसका इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है और साइटोसॉल के बीच में, ये कुछ चीजों के पैसेज का काम करते हैं, यानी कि रास्ता बनाते हैं। ये साइटोसॉल टू मैट्रिक्स, इनका ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ठीक है। और ये जो मैट्रिक्स में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हैं, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट इसमें टेक पार्ट करता है, विच इज ड्राइव्स द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट का बनना, यानी कि एटीपी का बनना। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है और कंटेन एक्सक्लूसिवली अमाउंट ऑफ कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन एक प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, उसमें टेक पार्ट करता है। एपोप्टोसिस का मतलब होता है कि ये एक सुसाइडल ऑफ द सेल, यानी कि ऐसे सेल के वो पार्ट्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते, सेल के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, उसी को ये ख़त्म करता है, डिजनरेट करता है। तो कार्डियोलिपिन किस में टेक पार्ट करते हैं? एपोप्टोसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें, ठीक। ये हमने बात कर ली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि क्रिस्टी के बारे में बात किया। यस, दिस इज मैट्रिक्स।
जो माइटोकॉन्ड्रिया की कैविटी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है, उसमें बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसी को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। उस मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, हियर दिस स्लाइड डिस्कस अबाउट दैट। इनर चेम्बर इज अ फील्ड विद द प्रोटनेसियस मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का जो नेचर है वो कैसा है, प्रोटनेसियस होता है, एंड हैज अ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, यानी कि मैंने आपको बताया था कि इसमें डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, यानी कि सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जो नेकेड होता है, 5 माइक्रोन मीटर लॉन्ग होता है, विथ जीसी रेशियो, हाई जीसी रेशियो, यानी कि जो गोनिन और साइटोसिन होता है उसकी मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है, विटामिन सी होता है, मैग्नीज होता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है प्लांट के केस में। जब हम एनिमल की बात करते हैं तो उसमें 55s राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स पाई जाती है, एंड देयर आर सो मेनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेल में जितना भी एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका लगभग 70% एंजाइम किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये सारे सारे एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एरोबिक रिस्पायरेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑल एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, फैटी एसिड सिंथेसिस, अमीनो एसिड सिंथेसिस, एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, which are located on the inner mitochondrial membrane। यानी कि दिस स्लाइड डिस्कस्ड अबाउट द मैट्रिक्स, और जितने भी एंजाइम इसमें पाए जाते हैं वो किस में टेक पार्ट करते हैं, क्रेब्स साइकिल में, फैटी एसिड सिंथेसिस में, अमीनो एसिड में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें अमीनो एसिड भी बनता है, यानी कि प्रोटीन की भी सिंथेसिस इसमें होती है। दो इम्पोर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, वो हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो किसमें पाया जाता है, मैट्रिक्स में ना पा करके ये किसमें पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। और इसमें होमोजीनियस सब्सटेंस पाया जाता है, इसका जो पीएच होता है वो हाई होता है। तो here, DNA in mitochondria is only 1% of the total DNA of the cell। यानी कि किसी भी सेल में जो डीएनए पाया जाता है उसका केवल 1% ही माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। Mitochondrial DNA was discovered by NASA scientists, so due to presence of DNA in mitochondria, it is a semi-autonomous structure. Several amino acids are synthesized in the mitochondria also। द फर्स्ट अमीनो एसिड इज अ ग्लूटामिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड सेकंड है, जो किससे फॉर्म होता है, कीटोग्लूटारिक एसिड एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट प्रोटीन है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड, जो ये दोनों हैं, ये दोनों और बहुत सारे जो है माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन बनते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में आपका डीएनए पाया जा रहा है, आरएनए पाया जा रहा है, प्रोटीन्स पाई जा रही हैं, लिपिड्स पाए जा रहे हैं, और 70s राइबोसोम प्लांट के केस में, और एनिमल में ये 55s राइबोसोम्स पाया जाता है। जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, यानी कि आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको हम कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और जिसका पीएच कैसा होता है, लो पीएच होता है। जब पीएच लो होगा तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हियर यू कैन सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें आपका ये पिंक इंडिकेट कर रहा है आउटर मेम्ब्रेन को, और here is the green indicate the perimitochondrial space। ठीक, एंड दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। ये इनर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें आपके डिफरेंट पार्ट्स दिख रहे हैं। वो एक होमोजेनियस मैट्रिक्स होता है जिसका नेचर कैसा होता है, प्रोटनेसियस होता है, क्योंकि प्रोटीन ही ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम्स जगह जगह बिखरे पड़े होते हैं, जो 70s राइबोसोम होता है प्लांट के केस में, 55s राइबोसोम होता है एनिमल के केस में। ठीक है, और यहाँ पे आपका पीएच हाई होता है, जबकि इस जगह पे पीएच लो होता है। ये पीएच किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं, जिस
जो कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी के फॉर्मेशन में। यहाँ आपका क्या पाया जाता है, यहाँ कौन सा प्रोसेस होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में। ठीक है, ये आपका हो गया इनफोल्डिंग्स यानी कि क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी पे आपके F1 पार्टिकल, F0 एंड F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। Here is F0 and F1 particle. Let's discuss about that. The inner membrane and cristae have a racket-like stalk bodies or elementary bodies, or some scientists named it oxysomes. फर्नांडिस एंड मोरन पार्टिकल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो इनको जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था फर्नांडिस एंड मोरन। इन्होंने ही डिस्कवरी की थी किसकी, ऑक्सीसोम की। तो डिस्कवरर के नाम पे भी इनको हम फर्नांडिस एंड मोरन पार्टिकल के नाम से जाने जाता है। ये F0 F1 पार्टिकल को रैकेट लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, दैट्स वाई इसको कहते हैं रैकेट लाइक स्टॉक्ड बॉडीज। यस, यस, दिस इज ऑक्सीसोम। ये देख रहे हैं कि ये रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसी वजह से हम इसको रैकेट लाइक स्टफ्ड बॉडीज कहते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, हेड रीजन, ये दिस इज हेड रीजन एंड दिस इज नेक रीजन एंड दिस इज बेस। स्टॉक्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस पे नेक पाया जा रहा है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक्ड बॉडी होती है। ये आपका है F1 एंड दिस इज F0 पार्टिकल। यहीं पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी बनी होती है उसी क्रिस्टी पर ये पाया जाता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीसोम। सम साइंटिस्ट नेम्ड इट ऑक्सीसोम्स। F1 F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, तो इसके डिफरेंट नेम है। इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फर्नांडिस एंड मॉरन। ठीक, because of discovered by Charles Fernandez and Moran, which help in oxidative phosphorylation। ऑक्सीसोम्स करता क्या है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बनती है एटीपी के फॉर्म में बनती है, और वो कहाँ बनती है, इनर मेम्ब्रेन पर बनती है। इनर मेम्ब्रेन पे जो आपके ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं उस पे बनती है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्रिस्टी क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, इट इज ऑक्सीसोम। और ये किस नंबर में होता है, 10⁴ to 10⁵ इन नंबर। ठीक, यानी कि जो क्रिस्टी होती है उस पे जो ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं उनका नंबर कितना होता है, 10⁴ to 10⁵ इन नंबर। ऑक्सीसोम्स हैव अ हेड रीजन दैट इज F1 स्टॉक यानी कि नेक रीजन, एंड बेस दैट इज F0 रीजन। ये क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। इस पार्टिकल का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एटीपी के फॉर्मेशन में। तो F0 पार्टिकल जो होता है वो क्या बनाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जनरेट करता है, जिससे जो इसका हेड रीजन है वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है। हियर दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। जब हम इसकी और अच्छे से स्टडी करते हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो समथिंग कुछ इस तरीके से होता है। तो ये मैं जहाँ इंडिकेट करी ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। यस, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें ही फोल्डिंग्स होती है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी। यस, दिस इज द फोल्डिंग। एंड हियर आपका जो प्रेजेंट होता है, ये मैंने रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बना के बताया था, आप देख सकते हैं। ये F1 पार्टिकल होता है, यह हेड रीजन, ये F1 पार्टिकल है, यहाँ पे बेस होता है इसका जो कि F0 पार्टिकल होता है, और यहीं पे आपका एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये इंट्राक्रिस्टल स्पेस है।
रेस्पिरेटरी चैनल्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। तो जो ऊपर वाला रीजन है ये प्रोटीन है, बीच में आपका लिपिड के 2 लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये डिटेल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इमेज आपको बता रहा है, ये F1 पार्टिकल का लोकेशन बता रहा है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, समथिंग लाइक दिस, ठीक। या अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द सेल, या सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हम। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, बिकॉज एटीपी का फॉर्मेशन यहीं पे होता है, जो कि फॉर्म कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन के थ्रू टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स और ऑक्सीडाइज टू फॉर्म CO2 एंड H2O, एंड बल्क में आपका क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी, which is very important to perform the all activity of the cell। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी फॉर्म होता है, एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड आल्सो इट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी, ठीक। ये एनर्जी करेंसी है, यहाँ पे एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसके थ्रू CO2 एंड H2O बनता है और बल्क में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है, इसलिए हम एटीपी को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक। दिस पिक्चर शो द सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कि आपके साइटोसॉल में होता है, सेल के साइटोसॉल में। और उसके बाद जो एटीपी के बाद का जो प्रोसेस होता है वो किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के किसमें, मैट्रिक्स में। here this show the cell of any यूकैरियोटिक सेल, ठीक। इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका साइटोप्लाज्म है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, साइटोसॉल में होती है। और जो बाकी का स्टेप होता है वो कहाँ होता है, आगे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोसॉल में, जिसमें ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में चेंज होता है। यहाँ पर भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जो कि डायरेक्ट एटीपी होती है, या फिर NADH होता है, जो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में आपका टेक पार्ट करता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो पायरुविक एसिड फिर चेंज होता है एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम एंटर करता है आपका क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में एटीपी का जनरेशन होता है, NADH का जनरेशन होता है, FADH2 का जनरेशन होता है, जो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में टेक पार्ट करते हैं और एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आपका ऑक्सीजन टेक पार्ट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में, और क्रेब्स साइकिल में आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। तो जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है उसका जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके CO2, वाटर एंड एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में। हियर यू कैन सी द एनर्जी, क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ग्लाइकोलिसिस में एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। जब पायरुविक एसिड से एसिटिल को एंजाइम में चेंज होता है ग्लूकोज, तब भी जो है कि एटीपी प्रोड्यूस होती है। तो क्या बनता है बाय प्रोडक्ट्स, वाटर, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। और एटीपी कैसे बनता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यस, तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया डिटेल में समझ में आ गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, उसकी डिटेल उसका डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आया होगा। जितने भी पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होते हैं वो सभी मैंने डिस्कस किए, जिससे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो मैंने डिस्कस किए। आई होप बहुत अच्छे से आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट प्लीज़, आपके वैल्यूबल कमेंट बहुत ही ज़रूरी हैं जो मुझे ग्रो करने में हेल्प करेंगे।
So thank you and keep watching this channel.